चलो, तो टेरशियरी स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेरशियरी, इसके पहले हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट, हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा है, अब हम देख रहे हैं टेरशियरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक मान लो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और हमारे पास दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है और इसीलिए हमने कहा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में इसमें और इसके बीच में अमीनो एसिड फॉर्म, अमीनो एसिड जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर अटैचमेंट हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर अटैचमेंट हो गए, ठीक है, तो इनको ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का अटैचमेंट हो रहा है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितना होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? दो तरह का होता है बेसिकली। कौन कौन सा है भाई? तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का देखें तो एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, राइट। अब लास्ट क्लास में हमने ये देखा था बीटा प्लेटेड शीट या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने ये सब देख लिया है, बट आप लोगों ने रिपीट करने के लिए बोला, इसीलिए हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं बिकॉज कुछ लोगों का डाउट था ये यार, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। मीनू डोंट वरी, ट्रेशरी ही पढ़ने वाले हैं, ये सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स क्या हमने बोला? हमने बोला कि अल्फा हेलिक्स स्पाइरल में होता है ना, ऐसे स्पाइरल होता है, राइट, इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे स्पाइरल। और बीटा प्लीटेड कैसे होंगे? बीटा प्लीटेड होंगे कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, जिगजैग पैरेलली रन करेंगे इस तरह से। और इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इनमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी अगर हम रन करते हैं, ठीक है, अगर हम इस तरह से अगर देखते हैं इस तरह से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसके वजह से ये अमीनो एसिड ये अटैचमेंट हो गया, तो ये एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लिया। और बीटा प्लीटेड मतलब इस तरह से आपको पैरेलली रन किया, ये बीटा प्लीटेड शीट बनाया, ठीक है। तो जिगजैग शेप जैसे हमने लास्ट क्लास में बनाया था आपको एक पेपर से, है ना, जिगजैग, तो कुछ इस तरह से उस इस ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा प्लीटेड, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये तो थोड़ा बेंड कर दिया हम, ठीक है, लेकिन ऐसे पेपर ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, जैसे जैसे कि हम लोग फैन बनाते हैं, है ना। एक और ले लेते हैं ना, क्या बहुत सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर अगर बनता है, दिस इज योर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, दिस इज योर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये क्या है? ये हो गया आपका बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से अगर बना तो ये क्या है? दिस इज योर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है वो इसमें और इसके बीच में बना है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे बना है, ठीक है, यहाँ पे इस दोनों के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो स्ट्रक्चर है, बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स, ठीक है। प्लीटेड, ये है प्लीटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये है हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसीलिए हेलिक्स आता है। तो ये था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, राइट। तो ये कुछ लोगों ने यहाँ पे डाउट पूछा था, इसलिए हमने बताया, है ना। आगे बढ़ेंगे और हम टर्शरी स्ट्रक्चर से देखेंगे आज, टर्शरी, क्वाटरनरी, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, और आज प्रोटीन खत्म कर देंगे, लिपिड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा? इसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व होगा वो होगा, पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद सेकंड तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हम उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं सल्फर
containing amino acid, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे अगर एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन रहा है और दोनों सल्फर कंटेनिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन सकता है तीसरा? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। चौथा कौन सा बॉन्ड बन सकता है? चौथा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यस, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। अब ये जो टेरशरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हाईली फोल्डेड होगा, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, राइट। और देखो, जैसे हमारा जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, आप लोगों को दिख रहा है वायर, वायर दिख रहा है। ये जो वायर है एक सिंगल स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मान लीजिए। उसके बाद इस वायर को हमने क्या किया? इस वायर को हमने इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से हमने क्या किया? वायर को फोल्ड किया। क्या बन गया यहाँ पे? इस तरह से हमने फोल्ड किया, क्या बन गया यहाँ पे? निकाल देते इसको। क्या बन गया यहाँ पे? ये वायर क्या बन गया? बीटा प्लीटेड बन गया। अब हम इसको और कॉइल करेंगे, और हम इसको कॉइल करेंगे इस तरह से पूरा कॉइल्ड है, और फिर हम इसको पूरा तरह से कॉइल करेंगे, एक कॉइल और कर देंगे। क्या बन गया? ये और ज्यादा कॉइल हो गया, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और तीनों जिस स्ट्रक्चर, जिस तरफ से भी देखेंगे 3D स्ट्रक्चर में अपीयर होगा, जिस तरह से देखेंगे वो दिखेगा, 3D स्ट्रक्चर में अपीयर होगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेरिशरी स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे? ये बन गया आपका टेरिशियरी स्ट्रक्चर। इनमें और बॉन्ड्स बने और ये एक दूसरे के बीच अटैच हो गए, तो ये बन गया आपका टेरिशियरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये सिंगल है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, हम इस, ये क्या हुआ? फोल्ड हुआ, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे अमीनो एसिड, और यहाँ इसके जो अमीनो एसिड है, दोनों अटैच हो गए यहाँ पे, तो ये एक बना लिए, ये बना लिए एक इस तरह से स्ट्रक्चर। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हैं, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, बहुत सारा इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ये आपको शीट बनेगा यहाँ पे, बीटा शीट या हेलिक्स जो भी कहें यहाँ पे बन गया। ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। अब और ज्यादा ये कॉइल्ड है, नॉर्मली ये क्योंकि टेरशियरी स्ट्रक्चर है तो कॉइलिंग है, और ये कॉइल होकर बहुत सारा इस तरह से कॉइलिंग हो गया, और बहुत सारे बॉन्ड और बनाकर अटैच हो गए। ये बन गया टेरशियरी स्ट्रक्चर। क्या बन गया? ये बन गया आपका टेरशियरी स्ट्रक्चर। और जो टेरशियरी स्ट्रक्चर है क्या? ग्लोबुलर है, ग्लोब्यूलर। टेरशियरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? जनरली टेरशियरी स्ट्रक्चर होता है ग्लोब्यूलर। मजा आ रहा है? टेरशियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लोब्यूलर होता है। और अगर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होगा टेरशियरी, अगर हमसे कोई पूछे कि टेरशियरी स्ट्रक्चर बनाइए, हम क्या बनाएंगे? टेरशियरी स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, टेरशियरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, या थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो टेरशियरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, हमने टेरशियरी स्ट्रक्चर बना दिया, या कुछ इस तरह से टेरशियरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया, राइट। हमने बनाया टेरशियरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो टेरशियरी स्ट्रक्चर है क्या होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है? इट इज सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल? इट इज सॉल्युबल इन नेचर, सॉल्युबल इन नेचर। तो अगर बात करें टेरशियरी स्ट्रक्चर का कि टेरशियरी ग्लोबुलर होता है और ग्लोबुलर सॉल्युबल होता है, यानी डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि ये टेरशियरी भी क्या होता है? टेरशियरी भी होता है आपका soluble structure. So tertiary is also soluble in nature. Tertiary क्या होता है? Tertiary भी soluble in nature, highly soluble in water. ठीक है, highly soluble in water, water soluble molecule है। ये क्या है? ये water soluble है। अगर ये fibrous होता तो क्या water soluble होता? नहीं होता, ये वाटर इनसॉल्युबल होता, लेकिन ये ग्लोब्यूलर है और इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में?
ठीक है, आई बात समझ में? चलो बढ़िया है। तो सॉल्युबल इन नेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है ये? स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये स्टेबल होता है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। तो सॉल्युबल स्ट्रक्चर है। अब सोचिए कि इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ सुनाई दे। बाबू जो लोग भी आप लोग बेगूसराय के बच्चे क्लास ज्वाइन किए हो ना, आप लोग बेगूसराय उस ग्रुप में आप लोग प्रेजेंट लिख करके भेज दो, या तो क्लास चलते हुए में या क्लास ओवर होने के बाद। लेकिन आप ग्रुप में अटेंडेंस अपना जरूर भेजें, नहीं तो आपका आज का अटेंडेंस अब्सेंट मार्क हो जाएगा। आदित्य राणा, अपना नेम को रीनेम कीजिए, पोस्ट हटाइए आगे से। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो अपना अटेंडेंस वगैरह आप लोगों ने दे दिया होगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, और क्या हो सकता है? आप लोगों ने सोचा कि और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे स्टेबल है यहाँ पे, राइट। और जो भी प्रोटीन्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स है, हमने जो भी प्रोटीन्स देखा, नॉर्मल जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, लाइक एंजाइम्स, ये क्या, कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं? दे एग्जिबिट दे एग्जिबिट टर्शियरी स्ट्रक्चर, दे एग्जिबिट टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सुनाई दे रहा है? तो दे एग्जिबिट टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर उनमें होता है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपका। नॉर्मल जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जैसे पॉलीपेप्टाइड सब एक दूसरे के बीच में अटैच होकर और कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। स्टेबल मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? स्टेबल मॉलिक्यूल्स हम उसको कहते हैं, जैसे आपके आगे वैलेंसी, हमारे जो ऑर्बिटल्स जब हम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में आपको चर्चा की, मतलब वहां से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साउंड नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है भाई?
अच्छे से आ रहा है वही तो। शिवानी अपना माइक ऑन कर लीजिए। शिवानी ओपन द माइक। शिवानी ओपन द माइक। यस सर। या शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए, तो ये था, ठीक है, टेरिटरी स्ट्रक्चर, ये था आपका टेरिटरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, सेव करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए कि हमारा एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, एक हमारा पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाकर ये टेरिटरी स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, टेरिटरी स्ट्रक्चर। दूसरा हमारा टेरिटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे है। हमारा तीसरा टेरिटरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन से बनकर यहाँ पे बना। हमारा कुछ और टेरिटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो ये सारे जितने भी टेरिटरी स्ट्रक्चर हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो एक दूसरे में बॉन्ड बनाकर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और ज्यादा अगर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसे ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ज्यादा इसको हम कॉम्प्लेक्स कर दिए। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बहुत सारे टेरिटरी स्ट्रक्चर को हमने जोड़ दिया, सारे पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ जुड़ गए टेरिटरी स्ट्रक्चर के ऑल अदर पॉलीपेप्टाइड्स, और बन गया हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? अगर हमसे कोई कहे कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाइए भैया, तो हम बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द हाईली कॉइल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना दिया, राइट? तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट? Two or more polypeptide chains are tertiary structure unite by different type of bond to form quaternary structure of protein. ठीक है, now what will happen, different polypeptide chains which come together, which come closer and attach and form a quaternary structure, they may be similar, they may be of similar polypeptide. Yes, we can say it. Extension of tertiary structure may be a quaternary structure. If we talk about the quaternary structure, if we talk about the attachment of the different polypeptide chains, we can say that the polypeptide chain which are coming close together, which are forming the quaternary structure, that may be similar or dissimilar, which means the polypeptide chain, अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये क्या है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, या मान के चलो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे हमने बनाया। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमने बनाया, ये अलानाइन, अलानाइन, ग्लाइसिन, अलानाइन, वैलाइन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, एक, और दूसरा अलानाइन, अलानाइन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन ऐसे भी हो सकते हैं, यानी सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन, या सिमिलर मॉलिक्यूल्स के भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे भी हो सकते हैं। सी द थिंग इज, लेट मी राइट इट हियर। इसको हमने हटा दिया, तो समझ में आ गया तो हमने हटाया इसको। लेट मी राइट इट हियर। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो वन पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, सेकंड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, सो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड chains of tertiary structure unite
unite by different types of bond, by different types of bond to form quaternary structure. ठीक है, क्लियर है? मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये सब यूनाइट हो गए एक साथ। ठीक है, ये सब क्या हो गया? यूनाइट हो गए एक साथ। क्या बना? बना एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्या बना? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है, ये मे भी हो सकता है कि ये दोनों पॉलीपेप्टाइड सेम हो, ये दोनों, ये तीनों सेम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड्स हो। यानी the polypeptides which are coming together to form a quaternary structure, that may be of similar polypeptide chain, that may be similar or that may be dissimilar to each other. ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है। अगर सिमिलर पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल देते हैं हम, एक एंजाइम है, एक क्या है? एक एंजाइम है। All right, there is one enzyme which we call it as lactate dehydrogenase. क्या है ये? ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में किसी किसी को ऐसा होता है कि दूध से एलर्जी होता है, दूध नहीं पीता कोई। ऐसा नहीं है कि दूध उनको पसंद नहीं है या जो भी है, उनके बॉडी में दूध जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैक्टेट इंटॉलरेंट पर्सन। ऐसे पर्सन जिनमें, क्योंकि दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, और वो दूध उस पर्टिकुलर पर्सन को सेट नहीं कर रहा है, एलर्जी हो जा रहा है, वॉमिटिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो वो लैक्टेट इंटॉलरेंट पर्सन है। ठीक है, तो हम वो सब चीजें, हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग लैक्टेट फ्री मटेरियल्स हम लोग बनाते हैं, जिस दूध का कोई भी मटेरियल वो नहीं खा पाते, बिकॉज इट कंटेन्स लैक्टोज, और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है। सो ऐसे इंसान को हम क्या कर सकते हैं? लैक्टोज फ्री मॉलिक्यूल्स हम दे सकते हैं, लैक्टोज फ्री फूड हम दे सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, सॉरी, तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे लैक्टेट या लैक्टोज के ही ऊपर काम करने वाला जो एंजाइम होता है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, क्या काम करता है वो सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स में, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी बस इतना जानना कि ये जो एंजाइम है, ये दीज एंजाइम्स, एंजाइम इज अ प्रोटीन, एंजाइम इज अ प्रोटीन, right? Enzyme is a biocatalyst and it also act as a protein. I mean, it's a protein, it's a type of protein enzyme, which is made up of amino acids, or we can say it is made up of polypeptides, right? So enzymes, maybe we can say that it is made up of amino acids, or we can say it is made up of polypeptides. So enzyme is a protein, or lactate dehydrogenase, which is present here, is made up of सिमिलर पेप्टाइड चेन्स। तो ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है, ये सिमिलर पेप्टाइड चेन से बने हैं, सिमिलर पेप्टाइड चेन्स, सिमिलर पेप्टाइड चेन्स से बने हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और ये जो एंजाइम होता है, ये क्या है? सिमिलर पेप्टाइड। और डिफरेंट डिसिमिलर पेप्टाइड से भी हमारे कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, चेन ए, चेन बी, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, पॉलीपेप्टाइड सी। ठीक है, so there are different polypeptides. So insulin is made up of
different types of polypeptides. So they are made up of dissimilar polypeptide chains. Polypeptide chains. ठीक है, different polypeptide chains. Clear है? So quaternary structure is made by the attachment of different polypeptide chains. But the attachment, the attachment is done with the same polypeptide chains, similar polypeptide chains, or it may be of different polypeptide chains. All right, it may be of different polypeptide chains. आई बात समझ में यहाँ पे? So this is what the quaternary structure is. अगर हम बात करें कि quaternary structure क्या, quaternary structure यहाँ पे आपको, अच्छा, hemoglobin is there. What is hemoglobin? Hemoglobin में क्या होता है? What is heme in hemoglobin? It's a iron. What is globin? It's a protein. So hemoglobin, iron plus protein, iron plus protein, है ना? ये जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रोटीन किस चीज से बना है? पॉलीपेप्टाइड से बना है. हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं कि आयन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड से बनेगा. सो आयरन है और प्रोटीन है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये डिसिमिलर पेप्टाइड चेन्स है. नहीं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, बट इट इज कंपाउंड प्रोटीन, सॉरी, कंपाउंड प्रोटीन्स, conjugated, है ना? Okay, compound proteins, but it is not, we cannot say because of the presence of iron and protein it is of different polypeptide, because iron is not made up of polypeptide, it's a metal. Iron is a metal, right? metal और protein में आएगा ये. बोलो हाँ या ना? गलत बोल रहे हैं तो बोलो. नहीं गलत बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना? Of course. तो ग्लोबिन जो है हमारा, ये हो सकता है कि जो प्रोटीन है ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से अटैच होकर बना है. All right, different polypeptides. समझ में आया? आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बेसिक से अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, और जहां आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया कि आप लोगों को हर चीज जो है, देखिए एवरीथिंग वी हैव टू कनेक्ट विद आवर डे टू डे लाइफ. अगर हम हर एक चीज को, कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट चीज को अगर हम अपने डेली लाइफ से जोड़ देते, इट बिकम्स इजी, है ना? एंड दैट्स व्हाट वी नीड. We want and I am here to make everything easy, the difficult things easy, right? हम यहाँ पे किस लिए हैं? To make your difficulty, to convert your difficult things into easiest. देखो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, but anyway I'm trying to make you understand and that's important. क्या यार, चैट बॉक्स खुल जाना यार. हाँ, लैक्टेट डिहाइड्रोजनस टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हमने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि एंजाइम है, इसीलिए हमने, आप बोल सकते हैं कि इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट इज ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर. बट यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड्स बन है वो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड है, और इसीलिए हमने इसको क्वार्टरनरी में भी एग्जांपल दे दिया. बोलो हाँ या ना? अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नॉट स्टेबल? इट इज स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन नेचर. ऑल राइट. नाउ अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं. हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि हमारा जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन में, उसमें आपको देखा गया तो अच्छा, हीमोग्लोबिन के जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होता है? ऑक्सीजन अटैच होता है ये हेड रीजन में. हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन इस हेड रीजन में अटैच होता है, और ये टेल रीजन है, जैसे फ्लावर शेप हमने बनाया. ये जो टेल है ये क्या है? इट्स आयरन. नो, इट्स प्रोटीन. ओके, व्हाट इज दिस? इज आयरन. कौन सा आयरन है यहाँ पे? Fe. Okay, it is connected with what? Here it is connected. ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट? आप लोग जब पढ़िएगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, कब पढ़िएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़िएगा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर.
अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को ये हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेड रीजन ऑफ योर हीमोग्लोबिन. ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है, अफिनिटी होता है ऑक्सीजन का, है ना. तो यहाँ पे अटैच होता है आपका ऑक्सीजन एंड दैट्स रीजन अगर ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, दिस हीमोग्लोबिन इज कंसीडर्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन दिस हीमोग्लोबिन देन इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओह माय गुडनेस. स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, चलिए हम आपको समझाएंगे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन. पहले ये आप लोग समझ लीजिए स्टेबिलिटी क्यों स्टेबल हम कहते हैं, व्हाट इज स्टेबिलिटी हियर. ठीक है, अब बहुत देर से ये सवाल कर रही हैं. आई अंडरस्टैंड योर ईगरनेस, जस्ट प्लीज वेट. ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है. हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये डिसिमिलर प्रोटीन पेप्टाइड चेन से बना है. ये समझ में आ गया, काफी है. समझ में नहीं आया. अच्छा एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं. थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, राइट. लेट मी टेक अ फ्रेश पेज. ऑलराइट, यहाँ पे देखिए. नाउ हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में एक है HAEM हीमोग्लोबिन में, और दूसरा क्या ग्लोबिन है, हीमग्लोबिन. ठीक है, हीम और ग्लोबिन. हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है. इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके एक रीजन में क्या होता है, इस तरह से हेड रीजन, इस तरह 4 यहाँ पे रिंग होते हैं, और उसके बाद एक बनता है टेल. ये अमीनो एसिड सीक्वेंस है यहाँ पे, अमीनो एसिड. ठीक है, अब ये जो 4 है यहाँ पे, और उसके बाद हीमोग्लोबिन भी और भी कई सारे, मतलब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बताना आपको जरूरत है. ठीक है, जरूरी है. जैसे हीमोग्लोबिन कंटेन्स ऑफ 4 सब यूनिट. हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स इन विच 2 सब यूनिट इज योर अल्फा. ठीक है, अल्फा टाइप, एंड 2 इज कॉल्ड बीटा टाइप. ये सब चीजें अभी ध्यान में रख लीजिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे ये चीजें और क्लियर हो जाएगी. बट ये याद रखना है कि 2 अल्फा और 2 बीटा से बना है, यानी डिफरेंट है. यहाँ पे 4 सब यूनिट्स है. सो हीमोग्लोबिन को हम स्ट्रक्चर में ला सकते हैं. ठीक है, हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर में ला सकते हैं. क्लियर है. ओके, ऑलराइट. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का प्रॉपर्टी देखते हैं. फर्स्ट वन, प्रोटीन्स आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन्स आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स. अच्छा मेरा वीडियो ऑन कर लेते हैं, कर लें. ओके, ठीक है, प्रोटीन्स आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स. पहला चीज. अगर हम दूसरी बात करें तो कोलाइडल फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, सो मेनी प्रोटीन्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन. दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें प्रोटीन का प्रॉपर्टी का, तो ये इसका साइज क्या होता है, लार्ज साइज होता है. एंड प्रोटीन जैसे एंजाइम है, ये क्या करता है, ये एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है. एंजाइम
कहीं भी जो एंजाइम जिसके लिए बना है वो जाकर बाइंड हो सकता है, तो एंजाइम कैन इजीली बाइंड विद सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसीलिए हम इसको कहेंगे कि दीज आई मीन प्रोटीन्स में बाइंड और रिएक्ट with large amount of chemicals or any kind of chemicals or variety of chemicals. Proteins can bind or react to a variety of chemicals. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स इज आल्सो प्रोटीन, हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? वो किसी के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, ठीक है, वो बाइंडिंग का काम करेंगे, है ना। तो प्रोटीन्स कैन बाइंड और रिएक्ट टू अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स है जिसमें रिएक्ट कर जाते हैं प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन एक्शन। तीसरी चीज अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन का हम डीनेचुरेशन कर सकते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर is called denaturation. For example, डीनेचुरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, बिकॉज आगे चल के हम लोग जब डीएनए पढ़ेंगे, जब डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, या किसी भी चीज का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को या जेनेटिक मटेरियल को या वॉल को अगर हम डीनेचर करना होता है, यानी उसको ब्रेक करना होता है, तो क्या होगा, डीनेचुरेशन किसको कहेंगे, ये चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम आगे डीएनए पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने वाले हैं। सो वहां पे, और ट्वेल्थ में, फ्यूचर में ट्वेल्थ में जब आप लोग पीसीआर पढ़ेंगे, जब आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जब आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहां पे आप लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, ये टेक्निक, ये प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है, दो में कन्वर्ट होता है, या फिर एक डीएनए को हम ब्रेक करके हम बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स को हम तैयार करते हैं, या हम कुछ टारगेट काम को करवाते हैं। यस, ऑफ कोर्स, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो अमीनो एसिड देगा, ठीक है, और अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा, है ना। एनीवेज, दैट्स डिफरेंट। सो यस, डीनेचुरेशन मींस प्रोटीन का ब्रेक डाउन, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो, यानी अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर को डीनेचर करते हैं, इसको हम डीनेचर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मे बी हो सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिले, या फिर, या और लिखते हैं ना, और प्राइमरी स्ट्रक्चर मिले। बेसिकली डीनेचरेशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन करना। अगर टर्शियरी को ब्रेक करेंगे तो मे बी सेकेंडरी मिलेगा, सेकेंडरी को ब्रेक करेंगे तो प्राइमरी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्राइमरी को ब्रेक करते हैं, डीनेचर करते हैं, प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। डीनेचुरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन। लेकिन ब्रेक डाउन ये होता कैसे भाई, बार बार ब्रेक डाउन बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन होता कैसे है? तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन may happen ड्यू टू द, क्योंकि क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है स्टेबल रहेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे एक जगह, मतलब आपको रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो आपको अटैच रहेंगे, अमीनो एसिड सारे जुड़े रहेंगे, तो उनके लिए हमें एक उनके मतलब सूटेबल एनवायरनमेंट हम उनको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पीएच है, अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जो कि 7.0 या उसके ज्यादा पीएच अगर होता है तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होने लगेगा, या बढ़ाते हैं तो ब्रेक डाउन होने लगेगा। सो पीएच वेरिएबिलिटी के वजह से ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो सकता है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर।
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होता है कि अलग अलग प्रोटीन्स का अलग अलग टेम्परेचर में वो सरवाइव करता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स हैव देयर डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो हो सकता है कि प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल देते हैं। हमारा जो डीएनए है, या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है, ठीक है, हम इसको क्या करना, तोड़ना है, इसको मारना है। क्या करेंगे, हमारा जो डीएनए है नॉर्मली ये 90 टू 95 के टेम्परेचर के बीच अराउंड, और वी कैन से अराउंड 94 95 जो टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहीट, इस टेम्परेचर में क्या होगा कि हमारा जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये डीनेचर हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है इस टेम्परेचर में। सिमिलरली हमारे प्रोटीन को भी अगर डीनेचर करना है तो वी कैन चेंज, वी हैव टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन विच द प्रोटीन इज। अगर उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं, तो क्या हो सकता है, दैट मे डीनेचर। एंजाइम की अगर बात करें यहाँ पे, तो एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन, एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन, लेकिन एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक ग्राफ अगर देखते हैं यहाँ पे, तो टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज करता है, एक कंडीशन तब मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, यहां से यहां तक, मान लो कि यहां से यहां तक टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में एंजाइम काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर यहां पे रीच करेगा एंजाइम का काम करना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगा और एक पीक तक जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाइएगा तो वो एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगा, वहां पे डाउनफॉल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तो ये तो खत्म हो जाता है, काम नहीं करता। तो एंजाइम एक्टिविटी भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। So the activity of the enzyme depends on the temperature of the medium or temperature of the environment. Similarly pH भी सेम ग्राफ आएगा pH में भी, यानी pH का भी एक ऑप्टिमम लेवल होता है, कितना pH में ये एंजाइम काम करेगा। एंजाइम इज अ प्रोटीन, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटीन का, तो सेम हाल है प्रोटीन का, कॉमन है ये, हर किसी भी तरह के प्रोटीन के लिए कॉमन है कि उसको एक टेम्परेचर चाहिए, एक पीएच चाहिए, वो परफेक्ट रहेगा, उसके कम या ज्यादा में इनएक्टिव या डीनेचर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, आना भी चाहिए, आ रहा है समझ, आ रहा है समझ में। अगर समझ में आया, अभी तक अगर समझ में आया, तो आप लोग क्या करें, पार्टिसिपेंट्स में जाएं और टिक लगा दें या फिर हाथ उठा दें या थम्स अप दे दें, समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। ओके ऑल राइट, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ नाउ द थिंग इज कि प्रोटीन, ये तो था प्रोटीन का डीनेचुरेशन प्रॉपर्टी, है ना, आप लोगों को समझ में आ गया। लेट मी इरेज दिस पॉइंट। हमने क्या कर दिया, ले
क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हम बोले हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ बोले ही नहीं है। कहाँ कुछ बोले हैं? नहीं बोले भाई हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आया नहीं, बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं की हम। ठीक है, चलो। तो ये था आपका, ओके नाउ। सो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ओ भाई साहब, अब फिर से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जाएं। मतलब आज भी हम बताएं भैया, आज मिस कर दिए। ओके, जल्दी जल्दी बता देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। फिर से बता रहे हैं, थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस, प्लीज केयरफुली सुन लीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा लीनियर चेन है, और जो भी बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी रहेगा, और मान लो कि पेप्टाइड बॉन्ड है इसके बीच में, और ये इसमें और इसमें क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये हो जाएगा इस तरह से बेंड, यहाँ पे बेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेंड हो जाएगा। तो ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर, या फिर इस तरह से बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड है, लेकिन इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और इसीलिए बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट यहाँ पे एक यहाँ पे थर्ड या फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट, कि प्रोटीन्स कैन नॉट क्रॉस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन्स कैन नॉट, दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रोटीन्स कैन नॉट pass through the cell membranes। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स को पास नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो ऊपर में कुछ छूट गया है यहाँ पे ग्राफ, इसको मिटा दें। ऑलराइट, चलो। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज है प्रोटीन्स के। ये प्रॉपर्टीज को क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे कलर में हम बना देते हैं इंपॉर्टेंट की वजह से। ठीक है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लीज इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मतलब खत्म नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस करके चारों तरफ ऐसा बिंदु दे दे, इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट का सिंबल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ये इट पास थ्रू द कैरियर प्रोटीन, तो वो अलग है, वो तो हमने पास करने का जरिया दिया है, हमने पाथवे दिया है ना, पाथवे दिया है। अदरवाइज इट कैन नॉट, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होता है, except fibrous, remaining all are water soluble. So water soluble molecule, they cannot pass through because they are hydrophobic in nature, they are hydrophobic in nature. ठीक है, philic in nature, water lover, sorry, hydrophilic in nature. ठीक है, all right. तो next है functions of proteins, यहाँ पे हम लिखते हैं functions of proteins, functions of proteins। We have some water.
वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन पहला अगर फंक्शन देखा जाए तो प्रोटीन्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स कैन मेक स्ट्रक्चर्स, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग मटेरियल, of cells, tissues, organs, etc. सो इसीलिए स्ट्रक्चर्स बनाता है, पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, इन द सेंस हमारे बाल, केराटिन प्रोटीन, कुछ फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, ब्रेकडाउन से बचाता है। केराटिन प्रोटीन हमारे बाल स्काल्प को बचाता है, मतलब स्किन हमारे यस स्काल्प को बचाता है, सही बोले हम, ठीक। हेयर, तो इसमें क्या है? केराटिन है, राइट। तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव फंक्शन। तीसरा अगर बात करें एंजाइम्स का, हमारा आंख फड़क रहा है भाई। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम दे एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हे ऊपर वाले ठीक करना सब कुछ। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, पहली बात। अगर अगली बात करें एंजाइम्स का, तो ये कैरियर प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का तो एक कैरियर प्रोटीन है, यानी कैरियर का काम करेगा, यानी अक्वापोरिन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा? कैरियर का काम करेगा। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स है तो बीच में यहाँ पे प्रोटीन आ गया, यानी यहाँ से मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू पास हो सकता है, तो इट एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। या फिर मान लो कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ मटेरियल है तो यहाँ पे बन गया कैरियर प्रोटीन, और यहाँ से इजीली मॉलिक्यूल्स बाईपास कर सकता है। समझ में आ रहा है? बाईपास कर सकता है, सो ये कैरियर प्रोटीन है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ना सेल में, वो सब प्रोटीन से बने रहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, हमारे जो मसल सेल में एक्टिन होते हैं एंड मायोसिन होते हैं, ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, दे हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट अगर बात करें 7th पॉइंट का, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करेगा। प्रोटीन और डिफेंस, वो कैसे भाई? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन, हम क्या कहते हैं? हम एंटीबॉडीज को कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। व्हाट इज दिस इम्यूनोग्लोबुलिन? इट्स अ प्रोटीन, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडीज, वो प्रोटीन से बना है, यानी इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई एम नॉट रॉन्ग एक्चुअली, आई एम ऑलवेज राइट, समटाइम्स आई मेक सम मिस्टेक्स बट आई एम राइट। ठीक है, सही है ना? एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं ना? गलत है कि सही है? बताइए जरा जल्दी से।
सही है भाई, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले डिजीज चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन आई, इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट आई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, these are the types of antibodies which is completely made up of proteins. म्यूचुअल फंड्स सही है, ठीक है, तो आंसर भी मेरा सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स कैन बी अ टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजन्स। वेनम जो होता है, 8th वन, टॉक्सिक, टॉक्सिन्स भी होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? टॉक्सिन्स, लाइक वेनम, जो वेनम होता है, जो जहर होता है, ठीक है, ड्रग्स होता है, these are proteins, these are proteins। माइक्रोब का जो भी माइक्रोब्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोब्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्रग्स तो बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटीन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ड्रग को हम हटा देते हैं। वेनम, माइक्रोब यहाँ पे लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स में भी कुछ आपको होते हैं वेनम, आई मीन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स, ये भी प्रोटीन से ही बने रहते हैं। हम इसको, इसके लिए हम एंटी वेनम देते हैं। एंटी वेनम, अगर किसी ने सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, जहर उसका चला गया, तो वेनम है, वो प्रोटीन से बना होता है। हम एंटी वेनम देते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, जहर ही जहर को काटता है ना, वेनम। तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोरेज प्रोटीन। क्या कहते हैं? स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है, 9th वन, ये स्टोरेज प्रोटीन, जैसे हमारे मिल्क, ठीक है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन होता है मिल्क में, और भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, मिल्क में। उसके बाद एग्स, एग्स में प्रोटीन होते हैं जो स्टोर्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, तो स्टोरेज प्रोटीन। चलो इसको हम हटाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जुड़मुट का, ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन हो गया। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स और फ्यू फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इज गिवन हियर, ठीक है। कुछ ऐसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको चीज भूल गए, विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट यानी जब आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है हमें ना, ये होता है एक प्रोटीन के वजह से, जिसको हम कहते हैं ऑप्सिन एंड रोडोप्सिन, या फिर हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। ऑप्सिन ऑब्वियसली ऑप्सिन ही है, ठीक है, आयोडोप्सिन। ये क्या है? ये जो भी विजुअल पिगमेंट है, इसके वजह से हम दिख पा रहे हैं, कलर दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये कलर यहाँ पे विजुअल पिगमेंट है एक तरह का, आंखों में है इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है। ये भी किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना है। तो जितने भी ये सब प्रोटीन से बने, हमारा बॉडी में बहुत कुछ है जो प्रोटीन से बना है, बहुत काम करता है प्रोटीन्स। तो these are the functions of your proteins, these are the functions of your proteins, all right। चलो उसके बाद अगर बात करें हम, तो क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं ये भी। सो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं मोनेलिन, जिसको हम कहते हैं मोनेलिन, इट्स अ प्रोटीन, MONELLIN, मोनेलिन। ये क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो कि आपको अफ्रीकन बेरी में मिलता है, ठीक है, अफ्रीकन बेरी जो होते हैं उनमें प्रोटीन मिलता है, इनके वजह से मिठास आती है, स्वीटनेस आती है, ठीक है, स्वीटनेस आती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, स्वीटनेस आती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है।
अगर हम बात करें अमीनो एसिड का, तो अमीनो एसिड होता है कलरलेस, या कलरलेस होता है। मोनेलिन इज अ स्वीट सब्सटेंस, ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारे चीनी से भी ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, स्वीट, अफ्रीकन बेरीज में होता है, जो कि हमारे चीनी से, सुक्रोज से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। मोनेलिन इज अ सब्सटेंस। सो प्लीज इसको सबको नोट कर लीजिए, एंड आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रोटीन जो है हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जो जो क्वेश्चन है प्लीज आप लोग क्या करिए, आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको आंसर यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो यू मे लीव द सेशन, यू मे गो आउट, यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, कल, क्योंकि मैंने कंप्लीटली हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आज हमारा जो है नेटवर्क इशू चला गया, नेटवर्क इशू हो गया, ठीक है। और कल हमारा क्लास है, थर्सडे के दिन के लिए हम पोस्टपोन करके रखे हुए थे इसको, ठीक है। तो थर्सडे हम एक क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कस कर देंगे। नहीं तो क्वेश्चन दीजिए, टाइप कर दीजिए यहाँ पे, हम आंसर दे देते हैं। और नहीं तो फिर आज के लिए बस वेट कर लीजिए, कल हम क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाएगा, आज अभी हम जाके ले लेंगे आपके कोऑर्डिनेटर्स लोग से, तो फिर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो हम जो है वो आंसर दे देंगे, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग एक दिन के लिए वेट कर सकते हैं, कल क्वेश्चन पेपर के साथ हम आएंगे और फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ये भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी विधि से हम आपको आंसर तो जरूर देंगे।